नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और अब बात विधानसभा की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे और वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी हम विस्तार से समझाएंगे। तो आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की जबलपुर कैंट विधानसभा सीट की। दो 2023 के महासंग्राम में हर विधानसभा सीट का अलग अलग समीकरण है। इस वक्त हम जिस विधानसभा में खड़े हैं इसे महाकौशल में बीजेपी की सबसे मजबूत सीट भी इसे हम कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र की, जो लगभग 3 दशकों से बीजेपी के कब्जे में है। और खास बात यह है कि हर बार कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ा है। फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र से अशोक रोहाणी विधायक है और उनके पहले बीजेपी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय ईश्वर दास रोहाणी विधायक रह चुके हैं। विकास के मामले में अगर देखा जाए तो ये सबसे विकसित विधानसभा भी है, चूंकि सैन्य क्षेत्र भी बड़ी संख्या में इसी विधानसभा में आता है। ऐसे में इस बार 2023 में बीजेपी अपना जो विजयी रथ है वो इसे बरकरार रखेगी और बढ़त बरकरार रखेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 2023 का सियासी समर क्या कहती है जबलपुर कैंट की सियासत? क्या है क्षेत्र का सियासी समीकरण? सीट पर पिछले 25 सालों से बीजेपी का कब्जा। क्या कांग्रेस भेद पाएगी बीजेपी का अभेद गढ़, या बीजेपी रखेगी अपना वर्चस्व बरकरार? भारतीय सेना के लिए गोला बारूद, असला, तोपें और गाड़ियां बनाकर रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली 4 फैक्ट्रियां और मध्य भारत का एरिया मुख्यालय होने की वजह से जबलपुर का कैंटोनमेंट एरिया किसी परिचय का मोहताज नहीं है। प्रदेश में सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों के चलते जबलपुर का कैंट विधानसभा अपनी एक अलग पहचान भी रखता है। जबलपुर के छावनी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके को जोड़कर जो विधानसभा क्षेत्र बनाया गया उसे कैंट विधानसभा क्षेत्र का नाम दिया गया। प्रदेश की सियासत में ये सीट इसलिए भी चर्चित रही क्योंकि यहां से मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और महाकौशल के दिग्गज नेता ईश्वर दास रोहाणी लगातार 20 सालों तक विधायक रहे। 2013 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले ईश्वर दास रोहाणी का निधन हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने उनके बेटे अशोक रोहाणी को प्रत्याशी बनाया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में अशोक रोहाणी को सहानुभूति लहर का बड़ा सहारा मिला। राजनीतिक मिजाज देखें तो जबलपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक लगभग हर चुनाव में बीजेपी यहां बड़े अंतर से जीतती आई है। जबलपुर की कैंट विधानसभा पर रोहाणी परिवार का एक तरफा कब्जा रहा है। साल 1993 से 2008 तक ईश्वर दास रोहाणी और उनके निधन के बाद उनके बेटे अशोक रोहाणी कैंट विधानसभा सीट से विधायक हैं। देखिए, यदि हम आकलन करें, एक नज़र में जो आकलन करें वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट होगी। और यदि इसे प्रदेश की सबसे मजबूत सीट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा मानना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर यहाँ काम कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ पर जो काम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और स्वर्गीय ईश्वर दास रोहाणी जी ने जो काम किया है, उनके बेटे भी अशोक रोहाणी भी उसे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, क्या हम लोग 5 साल जनता के बीच में रहते हैं और दादा के समय से एक परंपरा है कि हर उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना और मूलभूत सुविधाएं जनता के बीच में एक सेवक के रूप में काम करना, और एक हमारा जो रिश्ता है जो दादा बनाकर गए हैं कैंट विधानसभा में, एक आत्मीयता का और एक पारिवारिक रिश्ता दादा बनाकर गए। उस रिश्ते को हमने व्यवहारिक रूप से मेंटेन करने का खूब प्रयास किया है। और मेरी पहली मंशा और इच्छा यही रहती है कि मैं कोई मेरे पास आए तो एक परिवार के सदस्य के रूप में हक से
उसकी जो समस्या उस समस्या को बोले और मैं उस समस्या का निदान करने का प्रयास करूं जितनी मेरी क्षमता है। यह एक व्यक्तिगत समस्या भी किसी की है, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर और मूलभूत सुविधाओं से लेकर। एक हक जो रहता है, एक विधायक के रूप में नहीं, एक यहाँ के सेवक के रूप में जनता यहाँ की मुझे अपने बेटे और भाई के रूप में मुझे जो स्नेह करती है उसका मैं पूरा पालन करने का प्रयास करता हूँ। और मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है कि जनता द्वारा मुझे भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। जबलपुर के कैंट विधानसभा के चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ 2008 के विधानसभा चुनाव में कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से ईश्वर दास रोहाणी मैदान में उतरे थे, जिन्हें कुल 57,200 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरे आलोक मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें 32,469 वोट मिले थे। वोटों का अंतर था 24,731। इसके बाद साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से अशोक रोहाणी पहली बार विधायक के लिए चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्हें कुल 83,676 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरे थे सर्वेश्वर चमन श्रीवास्तव, जिन्हें 29,935 वोट मिले थे। इस चुनाव में जीत का अंतर 53,741 वोटों का था। तो वहीं साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से एक बार फिर अशोक रोहाणी मैदान में उतरे और उन्हें कुल 71,898 वोट मिले और कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरे आलोक मिश्रा को 45,313 वोट ही हासिल हो पाए। इसमें जीत का अंतर 26,585 वोटों का रहा। चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सियासी जंग होती है। दोनों ही पार्टियों में चेहरे तय करने का इंतजार जनता को रहता है। कहने को बीते 3 दशकों से कैंट विधानसभा सीट बीजेपी के कब्जे में रही है और लगातार बीजेपी का वोट प्रतिशत इस विधानसभा में बढ़ा है। बीते 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2008 के विधानसभा चुनाव में यहां से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता ईश्वर दास रोहाणी ने चुनाव जीता था। उन्होंने कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरे आलोक मिश्रा को चुनाव में मात दी थी। वहीं साल 2013 के विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले ईश्वर दास रोहाणी का निधन हो गया, जिसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनके बेटे अशोक रोहाणी को टिकट दिया। पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे अशोक रोहाणी को सहानुभूति का बड़ा सहारा मिला और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सर्वेश्वर चमन श्रीवास्तव को करारी शिकस्त दी। इस चुनाव में बीजेपी को जहां 83,676 वोट मिले तो वहीं कांग्रेस महज 29,935 वोट ही ले सकी। इस तरह जीत का अंतर 53,741 वोटों का रहा। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी अशोक रोहाणी को बम्पर जीत मिली और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा को 26,585 वोटों से हराया। 2023 के महासमर के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी सियासी बिसात बिछा ली है और सीट के सियासी समीकरणों को साधने की कवायद भी तेज कर दी है। देखिए, जात के आधार पर देखें तो वहाँ सिंधी समाज बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी सिंधी समाज का मतदाता भी वहाँ बहुत कम मतदाता है। वहाँ सबसे ज़्यादा यदि वोटर की बात आती है तो वहाँ हम कहते हैं कि वहाँ ओबीसी वोटर ज़्यादा है, उसमें यादवों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद यदि ईश्वरदास रोहाणी के बेटे अशोक रोहाणी, पहले ईश्वरदास रोहाणी और अब अशोक रोहाणी यदि लगातार जीत रहे हैं और लगभग 30,000 वोटों से ज़्यादा से लगातार जीत वहाँ पर होती आ रही, जिसमें कांग्रेस की कमी और कांग्रेस के नेताओं का जो संगठन है वो वहाँ प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। देखिए, प्रत्याशी चयन को लेकर यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने कभी कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं दिया है, ये हम मान सकते हैं। चाहे देवेंद्र गुजराल हों, प्रेम दुबे हों, आलोक मिश्रा हों और चमन श्रीवास्तव हों। तो देखिए, चमन श्रीवास्तव की हार के लिए इसलिए कहा जा सकता है ईश्वरदास रोहाणी जी का निधन हुआ था, उनकी सिंपैथी लहर थी, इसकी वजह से उनकी हार का यदि हुई है तो अलग बात है। लेकिन बाकी अन्य प्रत्याशी भी लगभग इसी तरीके से हारे हैं और इसमें कांग्रेस का संगठन बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया। देखिए, यहाँ पर मजदूरों का वर्ग सबसे ज़्यादा था, फैक्ट्रियाँ, सुरक्षा संस्थान यहाँ पर ज़्यादा थे, तो वामपंथी वोट भी यहाँ कहा जाता था कि वामपंथी विचारधारा के लोग जाता है, लेकिन कभी यहाँ वामपंथी मतदाता कभी नहीं रहा। देखिए, कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और परंपरागत सीट होने की वजह से जिस तरीके से ईश्वरदास रोहाणी ने एक बार जीत हासिल करने के बाद से जिस तरीके से वहाँ लोगों के बीच में जाकर काम किया, लोकप्रियता हासिल की, लोग अपना मतदाता बनाया और उनका निजी मतदाता वो बन गया था, ये निश्चित बात है। कैंट विधानसभा में मतदाताओं की संख्या कुल 1,79,098 है,
जिनमें पुरुष मतदाता 91,191 हैं तो महिला मतदाता 87,900 और थर्ड जेंडर यहाँ 7 हैं। जबलपुर जिले की कैंट विधानसभा रांझी, बिलहरी और कैंट उपनगर को मिलाकर बनाई गई है। इन 3 उपनगरों में मतदाता बटा हुआ है। बिलहरी क्षेत्र में केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी बस गए हैं। सुरक्षा संस्थान के रिटायर्ड कर्मचारी रांझी और खमरिया इलाके में रह रहे हैं। इसी तरह से कैंट एक शहरी क्षेत्र है। यहाँ शहरी नागरिक रहते हैं, जहाँ पहले ईश्वर दास रोहाणी और अब अशोक रोहाणी की स्थिति मजबूत है। और जो बिलहरी का मतदाता वो केंद्र शासन के कर्मचारियों के रिटायर्ड कर्मचारी का जो कर्मचारी वहाँ नए बस गए, नई कॉलोनियाँ बस गई हैं, वहाँ जाकर वो लोग बस गए, तो उनका मतदाता सुरक्षा संस्थान का से जो रिटायर्ड हो गए या उनके परिजन जो वहाँ रह रहे हैं सुरक्षा संस्थान के कर्मचारी और रांझी और खमरिया के इलाके में रह रहे हैं। और इसी तरीके से कैंट वोट का जो मतदाता वो शहरी इलाके में रह रहा है। तो देखिए वहाँ का चरित्र अलग है, लेकिन मतदाता जो है वो ईश्वरदास रोहाणी के कामों के से ज़्यादा प्रभावित लगातार और अशोक रोहाणी की वहाँ स्थिति लगातार मौजूद है। तो 3 दशक हो गए, एक ही लगभग हम कहें परिवार के पास ये सीट है, क्या यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का कोई विषय नहीं है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का विषय हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गुटबाजी वहाँ ज्यादा रही। क्या है यहाँ का जातीय समीकरण? अनुसूचित जाति के यहाँ 18% यानी कि 33,758 मतदाता हैं, तो वहीं अनुसूचित जनजाति के यहाँ 7% मतलब 12,505 मतदाता हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ 21% यानी कि 37,509 मतदाता हैं। तो वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के यहाँ 14% यानी कि 23,726 मतदाता है। तो वहीं सामान्य वर्ग के यहाँ 40% मतलब 71,600 मतदाता हैं। जबलपुर जिले की कैंट विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो अनारक्षित सीट पर सवर्ण और ओबीसी वोटर्स किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। यहाँ करीब 70,000 सामान्य वोटर्स हैं, जिनमें ब्राह्मण समाज के 21,000, ठाकुर समाज के करीब 10,000 और बनिया समाज के 18,000 वोटर्स हैं। जबकि 37,000 ओबीसी वोटर्स हैं, वहीं अनुसूचित जाति के 33,000 और अनुसूचित जनजाति के 12,000 वोटर्स के अलावा 15,000 मुस्लिम और करीब 8,000 अन्य वोटर्स हैं, जो आने वाले चुनाव में एक बार फिर सियासी समीकरण बना या बिगाड़ सकते हैं। ओबीसी वोटर ज़्यादा और उसमें यादवों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यदि ईश्वरदास रोहाणी के बेटे अशोक रोहाणी, पहले ईश्वरदास रोहाणी और अब अशोक रोहाणी यदि लगातार जीत रहे हैं और लगभग 30,000 वोटों से ज़्यादा से लगातार जीत वहाँ पर होती आ रही, जिसमें कांग्रेस की कमी और कांग्रेस के नेताओं का जो संगठन है वो वहाँ प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्रत्याशी चयन को लेकर यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने कभी कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं दिया है, ये हम मान सकते हैं, चाहे देवेंद्र गुजराल हों, प्रेम दुबे हों, आलोक मिश्रा हों। 1993 में जब ईश्वर दास रोहाणी जबलपुर कैंट विधानसभा सीट से पहली बार जीते, तब से लेकर आज तक ये सीट बीजेपी के कब्जे में ही है। उनका सियासी अंदाज इस कदर पैठ बना चुका था कि आज भी यहाँ की सियासत में उनकी छाप साफ दिखाई देती है। वोटर्स को कुछ न कुछ बांटते रहकर उसे चुनाव में अपनी याद दिलाने की ये परंपरा आज भी जारी है। उनके बेटे अशोक रोहाणी भी अपने पिता की तरह लोगों को कुछ न कुछ बांटते ही रहते हैं। हालांकि इस बार का चुनावी समर कुछ अलग होगा, जिसमें जबलपुर कैंट विधानसभा सीट के मौजूदा विधायक और विपक्ष के नेता सियासी समीकरण के बूते जीत का गणित समझने में लग गए हैं। कैंट विधानसभा के स्थानीय मुद्दे: नजूल की जमीन पर पट्टे न मिलना, बेरोजगारी का मुद्दा, जल संकट की समस्या, पूर्ण विकास की दरकार, ट्रैफिक मैनेजमेंट की समस्या। कैंट विधानसभा में एक बड़ा सैन्य बहुल क्षेत्र आता है। इसी विधानसभा में शहर की प्रमुख इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां भी स्थापित हैं और कई शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन भी इसी विधानसभा क्षेत्र में होता है। कहने को कहा जाए तो शहर का पढ़ा लिखा तबका और बाहर से आने वाले छात्र इसी विधानसभा में पढ़ाई करते हैं। इसके बावजूद भी क्षेत्र में बेरोजगारी का मसला हमेशा से रहा है। आजादी के बाद से ही लगातार शहर में स्थापित इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में कर्मचारियों की संख्या घटकर 8,000 रह गई है। जबकि शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ भी प्रोफेसर की कमी के चलते छात्र बाहरी क्षेत्रों और शहरों में जाकर
पढ़ाई करना ज्यादा बेहतर मानते हैं। मौजूदा विधायक के कार्यकाल में यहाँ एक ऐसा भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ जो युवाओं को रोजगार दे पाता। जाहिर है कांग्रेस आगामी चुनाव में इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के मूड में है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में ईश्वर दास रोहाणी जो विधायक हैं, तो काम तो उनका अच्छा चल रहा हैगा, लेकिन क्या है कि युवाओं में बेरोजगारी बहुत हैगी और मतलब उसमें वो ध्यान नहीं दे रहे हैंगे। बाकी बीजेपी का कार्य जो हैगा वो सही चल रहा है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। विकास तो बहुत बेकार है, कोई दिशा नहीं है। कैंट में आप तो घूमे जाओगे, विकास कुछ नहीं है। क्या आवश्यकताएं महसूस हो रही हैं आपको? आपसे बहुत सी हैं आपसे जी। विकास का नाम पे कुछ नहीं है, जीरो है। जीरो है। क्या उम्मीदें हैं, चूंकि अब विधानसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, विधायक जी से क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं? विधायक तो सब अपने अपने करते, कोई उम्मीद विधायक तो कोई उम्मीद रख सकते हैं आप जी। कोई भी विधायक आएगा वो पहले अपना देखता है जी। पब्लिक की कोई नहीं सोचता। एक सुव्यवस्थित बाजार चाहते हैं आप, सड़क नाली, इसकी स्थिति कैसी है? नाली तो वैसे ही आप घूम के देख सकते हैं, सब फुल है जी। नाली के नाम पे पिछली बार हुआ विकास, लेकिन पैसा खाई बाजी कम नहीं हुआ। नाली टूटी है, बनी है, लेकिन वहीं की वहीं है, पानी बहाव नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि कैंट का खूब अच्छा विकास हो। जो हमारी ये जो दुकानें बनी, अभी इसके पहले भी जो अंधड़ पानी चला, बहुत नुकसान हुआ, पॉलीथीन फट गई। हम चाह रहे हैं कि कैंट विधानसभा से हमें ये अनुरोध, यहाँ बहुत अच्छी दुकानें बनी, अच्छी दुकानें बने, रोज़गार का थोड़ा मतलब बढ़ावा मिले। बस इसके अलावा हम रोज़गार रहेगा तो सारी चीज़ खुलने का रास्ता रहेगा। बस इसके अलावा हम बाकी मैं कैंट निवासी नहीं हूँ, मैं रहता हूँ यादव कॉलोनी में। यहाँ के जो विधानसभा के जो विधायक हैं वो ये चाहें कि मतलब बाहर से जो आते व्यवसायी उनको ध्यान दिया जाए। ये नहीं बोले कि वे कैंट वासी नहीं तो उनका हम ध्यान नहीं देंगे। हमें बस ये शिकायत है और कोई शिकायत नहीं है। हम व्यवस्थित बाजार चाह रहे हैं आप? हाँ, और वो कोई भी एरिया के लोग हों, कहीं के भी, हम लोग जमाने के लोग आके व्यापार करते हैं। मतलब जहाँ दुकानें मिलती हैं, अलॉटमेंट होता है, बोलते हैं दुकानें देंगे, लेकिन जब दुकानें बनती नहीं तो क्या मिलेगी। वो बोलते भी नगर निगम वासी, पहले हम नगर मतलब कैंट वासियों को मतलब ध्यान दिया जाएगा पहले। तो मतलब ये तो भेदभाव गलत है ना। आज जमाने के लोग फ़ॉरेन जाते हैं, इंडिया के लोग फ़ॉरेन जा रहे हैं, जमाने में जा रहे व्यापार करते हैं, उनको तो कोई रोक टोक नहीं है। मतलब भेदभाव ना हो बस कोई भी चीज़ का, हर व्यक्ति को एक नज़र से देखा जाए, बस हमारा और कोई नहीं। और सबसे अच्छी दुकानें यहाँ बना के दिया जाए। और जो अभी हवा पानी चल रहा है उससे हम सारे सब्जी वासियों को बहुत नुकसान होता है, खासकर इन लाइन में। बस बाकी और दुकानें बनी हैं, उनको दिक्कत नहीं। बाकी हमारे इस यहाँ वासियों को मतलब पूरा ध्यान दिया जाए, यहाँ दुकानें बने अच्छे से, बस और कुछ नहीं मेरे लिए। कैंट विधानसभा क्षेत्र में सड़कें तो मौजूद हैं, विकास की अच्छी तस्वीर भी देखने को मिल रही है, लेकिन घनी बसाहट वाले निर्मल चंद जैन या दीवान आधार सिंह वार्ड, जहां बड़ी आबादी निवास करती है, वहां आज भी नजूल की जमीन पर पट्टों का मुद्दा सरगर्म है। विधानसभा क्षेत्र में आम जनता की चर्चा में एक बड़ा विषय नजूल की जमीन के पट्टे न मिलना भी है। इस बार सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की बनी है और जब चुनाव हुए हैं उस दरमियान विधायक समेत मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि जल्द ही गरीबों को नजूल के पट्टे दे दिए जाएंगे। तकरीबन 25 से 30 हजार की जनता आज इसी जमीन पर रह रही है, जो फिलहाल मद में बदलाव की दरकार लिए बैठी है। शहर भर की जमीनों के मद बदल दिए गए, लेकिन कैंट विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश जमीन के मद अभी नहीं बदले गए हैं, जिससे वहां की जनता आज भी पट्टे नहीं पा सकी है। मौजूदा विधायक जहां जल्द इस समस्या के दूर होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रही है। विधायक जी का काम तो बहुत अच्छा कैंट विधानसभा में, लेकिन जो गोकलपुर तालाब है रांझी क्षेत्र में, उसमें जो 3000 परिवार हैं उनको पट्टे की मांग थी, वो अभी तक सीएम साहब ने पूरा किया। अगर विधायक जी उसको दिला देते हैं तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। बाकी तो कैंट में बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो पट्टे का जो मांग है जनता की वो हो जाती तो बहुत अच्छा होता। नीरज, हमारे यहाँ के लगभग 3200 जो आवेदन हैं पट्टों के, जो मद के कारण यहाँ पर उनके परिवर्तन न होने के कारण वो पट्टे नहीं मिल पा रहे और इसके कारण उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने जिस दिन घोषणा की, उस दिन जब मैंने उनसे मांग की तो उन्होंने घोषणा की, उस दिन से उस प्रक्रिया पे कार्रवाई चालू हो गई है। और सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रायोरिटी वो दी है कि जो उस मद में नहीं आते हैं, जो सड़क के किनारे सिंचाई मद में नहीं आते हैं, सबसे पहले उनकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद सेकंड फेज़ पे जो उसके बाजू में, फिर थर्ड फेज़ पे हम जो उनके नज़दीक सिंचाई मद में आते हैं उनको पट्टे देने का काम करेंगे। पहली शुरुआत बहुत जल्दी हम इसमें करने वाले हैं, जिसमें शारदा नगर,
रामनगर, शांति नगर, उदयनगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और गोकलपुर। इनके बहुत जल्दी हम धीरे धीरे करके 500 भूधारणा अधिकार के अंतर्गत 500 1000 पट्टे बांटने का काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से भी ज़्यादा पिछड़ी विधानसभा अगर है तो कैंट विधानसभा है। वहाँ विकास कार्य की बहुत आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। वहाँ लोगों से वार्तालाप करने की बहुत आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। बहुत सारा कैंट का एरिया आज भी ऐसा है जैसे ग्रामीण क्षेत्र से भी बदतर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग 30 वर्षों में ऊब गए हैं और अब वो वोट कांग्रेस पार्टी को, एक नए चेहरे को वहाँ पर लाना चाहते हैं और वो बदलाव देखना चाहते हैं। जैसे जबलपुर शहर में कांग्रेस पार्टी के महापौर को चुना आम लोगों ने और आज उनने पाया कि हमारे घर जैसा बेटा हमारे साथ है, हमारी बात को सुनता है और जबलपुर शहर की तस्वीर बदल गई 8 महीने के अंदर। हालांकि बीजेपी के पास भी गिनाने के लिए विकास कामों की लंबी फहरिस्त है। अशोक रोहाणी का कहना है कि हमने जन कल्याणकारी योजनाएं, मूलभूत सुविधाओं से क्षेत्र को परिपूर्ण किया है। लेकिन यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी विधायक के इन दावों से कोई सरोकार नहीं रखती। कांग्रेस का कहना है कि कैंट विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं की कमी तो है ही, यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। कैंट विधानसभा सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। देखिए क्या है कि विकास कार्य जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी विधानसभा की एक खासियत है, जो भूगोल है हमारा, जो पूरा अगर हम देखेंगे जो आकार है हमारी विधानसभा का, उसमें बहुत सारी नई कॉलोनियों के बसने का और विकास होने का बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसलिए विकास हमारे यहाँ रुकता नहीं है। हम कहीं यह नहीं कह सकते कि विकास हमने पूरा कर लिया। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। 1993 से दादा ने जिस विकास के डोर को हाथ में लिया था उसको हमने निरंतर आगे बढ़ाया है। हमने मूलभूत सुविधाओं को 99% दादा ने पूरा किया था। लेकिन हम पिछली बात देखें तो जो रह गया था, दादा के कुछ कार्य जो रह गए थे, उनको सबसे पहले हमने लक्ष्य बनाया था कि उनको पूरा करेंगे। कैंट विधानसभा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, निश्चित तौर पर जीतेगा। एंटी इनकम्बेंसी है 30 वर्षों की। सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा अगर कोई है, ग्रामीण क्षेत्रों से भी ज़्यादा पिछड़ी विधानसभा अगर है तो कैंट विधानसभा है। वहाँ विकास कार्य की बहुत आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। वहाँ लोगों से वार्तालाप करने की बहुत आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। बहुत सारा कैंट का एरिया आज भी ऐसा है जैसे ग्रामीण क्षेत्र से भी बदतर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग 30 वर्षों में ऊब गए हैं और अब वो वोट कांग्रेस पार्टी को, एक नए चेहरे को वहाँ पर लाना चाहते हैं। जबलपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र में छिड़ने जा रहे सियासी समर में प्रादेशिक मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे जमकर गूंजने जा रहे हैं, जिन्हें लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी जहां एक तरफ अपने विकास के कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रही है और विधानसभा के इस सियासी डगर में अपनी राह खोज रही है। दोनों ही पार्टियां आने वाले चुनावों में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में हम वापस सरकार भी बना रहे हैं और साथ ही कैंट विधानसभा पिछली लीड से अधिक लीड से हम जीतेंगे। यह आत्मविश्वास, ये अति आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास। 2023 के जिस दिन निर्णय आएंगे, मेरी आज की बात को याद रखिएगा, कैंट विधानसभा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, निश्चित तौर पर जीतेगा। एंटी इनकम्बेंसी है 30 वर्षों की। कैंट में जो भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में सब लोग मिलकर काम करेंगे। निश्चित तौर पर कैंट की जो कमियां हैं, चाहे पट्टे से लोग 3300 लोग परेशान, 3300 परिवार परेशान हैं। गोकलपुर तालाब का विकास नहीं हुआ, सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, धूल मिलती है, व्यापारी परेशान हैं, आम जनता परेशान है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। इस तरह की स्थितियाँ जो वहाँ पर हैं और जो लोग लगातार देख के जो एक ऊब हो जाती है लोगों को, एक बदलाव चाहता है आदमी कि कोई नया व्यक्ति आए और कुछ क्रिएटिव करे, कुछ इनोवेटिव करे, कैंट विधानसभा को बदले, वहाँ रोजगार के वायदे पूरे हों, नए रोजगार सृजन हों वहाँ पर,
वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हों, कुछ ऐसी चीज़ें आएँ जो पर्यटन की दृष्टि से गोकलपुर तालाब अगर चाहते तो माननीय मुख्यमंत्री जी से 50 करोड़ रुपए लेकर वो जबलपुर शहर का धुआंधार के बाद सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन सकता है, परंतु वो नहीं बनाया गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और निश्चित मानिए कि कैंट में कांग्रेस का विधायक ही इस बार आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इस बार भी जबलपुर कैंट विधानसभा में सियासी जंग कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होगी। दरअसल यहां बीजेपी और कांग्रेस छोड़ तमाम प्रत्याशियों की जमानतें हर विधानसभा चुनाव में जब्त होती आई हैं। लिहाजा दोनों ही पार्टियों से टिकट पाने वालों की फहरिस्त लंबी है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर भी इस बार दीगर चुनाव से अलहदा होने जा रही है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सियासी इतिहास को समझे तो कैंट विधानसभा बीजेपी के लिए किसी गोल्डन सीट से कम नहीं है। हार जीत का आंकड़ा अगर छोड़ दें तो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा से कैंट विधानसभा में रहा है। 2023 में क्या कोई चमत्कार होगा जो कांग्रेस को ये सीट दिला देगा या फिर से बीजेपी इस सीट पर अपना परचम जीत का लहराएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र विश्वकर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।